अच्छा, तो हमारा आज का टॉपिक है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। ठीक है, हाइपरटेंशन का हमें पता है क्या है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होना, हाइपरटेंशन। तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स वो ड्रग्स जो हम लोग हाई ब्लड प्रेशर में देंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग थोड़ी सी ना फिजियोलॉजी देख लेते हैं। ठीक है, फिजियोलॉजी क्या है इसकी। ब्लड प्रेशर डिपेंड्स ऑन कार्डिक आउटपुट एंड वेस्कुलर रेजिस्टेंस। कार्डिक आउटपुट क्या है, द अमाउंट ऑफ ब्लड जो कि मतलब हम लोगों का हार्ट 1 मिनट में पंप कर रहा है, उसको हम कहते हैं कार्डिक आउटपुट। ठीक है, और वेस्कुलर अगर ये ज़्यादा पंप करेगा हार्ट ब्लड को तो जाहिर सी बात है ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा। और वेस्कुलर रेजिस्टेंस क्या है, वो रेजिस्टेंस जो कि हमारे ब्लड वेसल्स देते हैं किसको, ब्लड को। ठीक है, देखो अब हमारे पास अगर ये दो ब्लड वेसल्स हैं, एक यहाँ से ब्लड गुजर रहा है, एक यहाँ से गुजर रहा है, ज़ाहिर सी बात है ये छोटा है इसका डायमीटर, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। जिस तरह एक पाइप है उसको आगे से बारीक कर दें तो प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, तो इसी तरह ही यहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा है। अब रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो ब्लड का प्रेशर ज़्यादा है। समझ लगी, ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं हम लोग, ब्लड किस तरह से मेंटेन होता है इसका प्रेशर हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, अच्छा जी, अगर हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर लो हो गया, बीपी लो हो गया, तो क्या होता है कि जो एड्रीनल मेड्यूला कहाँ पे हमारी, ये समझो किडनी के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड, उसका एड्रीनल जो मेड्यूला है ना, वो क्या करता है, रिलीज़ करता है एपिनेफ्रीन एंड नोर एपिनेफ्रीन। एपिनेफ्रीन और नोर एपिनेफ्रीन जो है ना, ये कहाँ पे एक्ट करती हैं, बीटा वन ऑन हार्ट एंड अल्फा वन ऑन स्मूथ वेसल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। ठीक है, हार्ट में हमारे पास रिसेप्टर्स होते हैं किसके, एपिनेफ्रीन और नोर एपिनेफ्रीन के, कहाँ, कौन से, बीटा वन रिसेप्टर्स। बीटा वन रिसेप्टर्स पे ये जाके बाइंड करता है। ठीक है, ये हार्ट है, ठीक है, इसके ऊपर जाके ये एपिनेफ्रीन और एपिनेफ्रीन ने बाइंड किया तो क्या होगा, इसका हार्ट रेट ज़्यादा हो जाएगा। हार्ट रेट किसे कहते हैं, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स इन ए मिनट, हार्ट रेट। और सिस्टोलिक और स्ट्रोक वॉल्यूम, एस वी स्ट्रोक वॉल्यूम भी ज़्यादा हो जाएगा। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, हर बीट में जो, हर कॉन्ट्रैक्शन में हार्ट कितना ब्लड भेजता है, मतलब आगे पंप करता है। ठीक है, उसको कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, ये भी ज़्यादा हो जाएगा। अब ये दोनों चीज़ ज़्यादा हो गई हैं तो ये क्या है हमारे पास, कार्डिक आउटपुट, जो मैंने कहा कि 1 मिनट में कितना ब्लड पंप कर रहा है हार्ट, वो किस पे डिपेंड करेगा, 1 मिनट में कितने बीट करते हैं और हर बीट पे कितना बाहर भेजता है, तो वो टोटल 1 मिनट का हमें आ गया, तो वो भी ज़्यादा हो जाएगा। कार्डिक आउटपुट, कार्डिक आउटपुट ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, बीपी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या सीन है कि अल्फा वन ऑन स्मूथ मसल। स्मूथ मसल हमारी ये ब्लड वेसल है। ठीक है, इसके यहाँ पे स्मूथ मसल होते हैं ऐसे करके। ठीक है, ये ठीक है, अब क्या होता है कि यहाँ पे आके क्या बाइंड करते हैं, हमारे पास एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन, जब ये यहाँ पे बाइंड करते हैं ना तो ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो क्या होगा कि ये ब्लड वेसल जो है ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो क्या होगा, वेस्कुलर रेजिस्टेंस ज़्यादा, रेजिस्टेंस ज़्यादा तो बीपी ज़्यादा। दूसरा सिस्टम होता है रेनिन एल्डोस्टेरोन एंजियोटेंसिन सिस्टम। अच्छा, इसमें क्या होता है हमारे पास कि डिक्रीज ऑफ ब्लड प्रेशर है तो किडनी रिलीज़ करती है रेनिन। रेनिन क्या करती है, एंजियोटेंसिनोजिन को कन्वर्ट करती है एंजियोटेंसिन वन में। अब एंजियोटेंसिन वन को एस एंजाइम, एस एंटी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम क्या करता है, एंजियोटेंसिन वन को एंजियोटेंसिन टू में कन्वर्ट। एंजियोटेंसिन टू क्या करती है, जाके एल्डोस्टेरोन के रिलीज को इंक्रीज करती है और वेजोकंस्ट्रिक्शन भी कराती है। वेजोकंस्ट्रिक्शन कराई तो क्या होगा, बीपी ज़्यादा। एल्डोस्टेरोन क्या करता है, ये सोडियम और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कह रहा हूँ, वाटर को रिटेन करता है। रिटेन का मतलब है कि ब्लड, जो हमारा किडनी जो यूरिन बना रही होती है ना, तो ये क्या करता है, उस यूरिन में से पानी और सोडियम आयंस को वापस किस में ले आता है, ब्लड के अंदर। अब ब्लड में पानी भी ज़्यादा आ गया और ये भी ज़्यादा आ गया तो क्या होगा, ब्लड का वॉल्यूम ज़्यादा। अब ब्लड का अगर वॉल्यूम ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा ब्लड है तो कार्डिक आउटपुट भी ज़्यादा नहीं होगा। अब कार्डिक आउटपुट ज़्यादा है तो ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा होगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी फार्माकोलॉजी। ठीक है, अब फार्माकोलॉजी में हम लोग सबसे पहले देखेंगे अल्फ़ा वन ब्लॉकर्स। नॉट सो इम्पोर्टेंट लेकिन देखेंगे हम लोग, इनको भी करेंगे। ठीक है, अल्फ़ा वन ब्लॉकर्स। अच्छा, अब ये सीन था सारा, मैंने बताया ब्लड प्रेशर मेंटेन किस तरह हो रहा है, ज़्यादा किस तरह हो रहा है। तो हम लोगों का अगर एक पर्सन है, एक पेशेंट है, उसका बीपी ज़्यादा रहता है, हाइपर टेंशन का मरीज़ है, तो उसका बीपी कम करना है
तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या, अल्फ़ा 1 ब्लॉकर्स कहाँ पे, अल्फ़ा 1 की कहाँ पे रिसेप्टर्स, अल्फ़ा 1 रिसेप्टर्स ऑन स्मूथ मसल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। तो अब यहाँ पे एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन इन पे बाइंड करती है तो वैसो कंस्ट्रिक्शन कराती है। हमने वैसो कंस्ट्रिक्शन नहीं होने देनी ताकि बीपी कम ना हो और बीपी ज़्यादा ना हो, बीपी कम करना है हमने, इसको वैसो डायलेट कराना है। तो क्या करेंगे हम, डोक्सा डोक्साजोसिन और प्राजोसिन, डोक्साजोसिन एंड प्राजोसिन, ये हम लोग, जोसिन दोनों ये हैं, ठीक है ना, ये हम लोग देंगे, ये जाके इनको ब्लॉक कर देंगे इन रिसेप्टर्स को। तो एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन इन पे बाइंड नहीं करेगी, अल्फा 1 रिसेप्टर्स पे इन पे बाइंड नहीं करेगी तो ये कंट्रैक्ट नहीं होंगे, कंट्रैक्ट नहीं होंगे तो बीपी ज़्यादा नहीं होगा, प्रेशर ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। फिर हम लोग देते हैं बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है। बीटा ब्लॉकर्स क्या है, बीटा मैंने बताया कहाँ पे होता है, हमारे हार्ट पे, ठीक है ना। तो अब बीटा ब्लॉकर्स ये दो टाइप्स के होते हैं, बीटा ब्लॉकर सेलेक्टिव और नॉन सेलेक्टिव, ठीक है। अब जी जो बीटा है ना, असल में दो टाइप्स के होते हैं ना, बीटा 1 और बीटा 2। बीटा 1 रिसेप्टर्स होते हैं कहाँ पे, हार्ट में, क्योंकि हार्ट एक है। बीटा 2 रिसेप्टर्स होते हैं लंग्स में, क्योंकि लंग्स दो हैं, तो मतलब ये 2 और ये 1 और हार्ट 1, ठीक है ना। इस तरह से याद कर लें। तो अब सेलेक्टिव का मतलब है ये सिलेक्टिवली सिर्फ और सिर्फ बीटा 1 के ब्लॉकर्स हैं, सिलेक्टिवली बीटा 1 के हैं। और नॉन सेलेक्टिव का मतलब है ये बीटा 1 और लंग्स दोनों के हैं, ओके। अब यहाँ पे इनको ब्लॉक करना है हमने, तो क्या होगा कि हम लोग देंगे एटिनोलोल एंड मेटोप्रोलोल। तो ये क्या करेंगे, कार्डिक आउटपुट कम कर देंगे और बीपी कम कर देंगे, ठीक है, एज अ रिजल्ट। समझ लगी ना कि हार्ट पे आके क्या हो रहा था, एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन बाइंड करता था बीटा 1 रिसेप्टर से और क्या कराता था, हार्ट रेट ज़्यादा और स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा। तो ये जब बाइंड नहीं करेंगे इस पर, क्योंकि हमने ब्लॉक कर दिए इनको, तो ये ज़्यादा नहीं होगा, ज़्यादा नहीं होगा तो क्या होगा, कार्डिक आउटपुट कम, कम होगा तो बीपी कम। नॉन सेलेक्टिव कार्बेडिलोल एंड प्रोपेनोलोल, ठीक है, प्रोपेनोलोल। तो ये क्या करेंगे, हमारे पास लंग्स पे भी जाके काम कर सकते हैं, इसलिए हम ये ज़्यादा नहीं देते, ठीक है। ये एस्थमा के पेशेंट्स को नहीं देते। और बाकी ये क्या काम वही करेगा। कैन एडिशनली बाइंड टू अल्फा 1 रिसेप्टर्स एंड कैन डिक्रीज वेस्कुलर रेजिस्टेंस, ये अल्फा 1 रिसेप्टर्स पे बाइंड कर सकते हैं और वेस्कुलर रेजिस्टेंस कम कर सकते हैं। कैन इनहिबिट बीटा 1 रिसेप्टर्स ऑन किडनी एंड सप्रेस रिलीज ऑफ रेनिन एंड एल्डोस्टेरोन, मतलब ये एल्डोस्टेरोन रेनिन एंड, मतलब ये क्या कर सकते हैं, रिलीज ऑफ रेनिन और एल्डोस्टेरोन को भी कम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इसका फर्दर भी फंक्शन है, लेकिन हम लोग ये नहीं देते, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है एक और ड्रग्स की टाइप, सेंट्रली एक्टिंग एडिनर्जिक ड्रग्स, ये भी देख लेते हैं क्या है। अच्छा, ये होते हैं हमारे पास अल्फ़ा 2 एगोनिस्ट, ठीक है, अल्फ़ा 2 एगोनिस्ट। अब जो हम लोगों ने अल्फ़ा 1 कहाँ पे होते हैं, हमारी ब्लड वेसल्स में, ठीक है, मैंने बताया कि ये ब्लड वेसल्स में है और यहाँ पे स्मूथ मसल्स, यहाँ पे आके बाइंड करते हैं क्या, एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन, और यहाँ पे क्या कहता है, कंट्रैक्शन। ये तो होगी अल्फ़ा 1। अब अल्फ़ा 2 का कहाँ पे है, अल्फ़ा 2 जो है ना हमारे पास, ये होती है प्री साइनेप्टिक नोब में। ये हमारा एक नर्व है समझो, ये दूसरी नर्व है, ठीक है। अब यहाँ पे दरमियान में क्या है, ये गैप है, जंक्शन हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे मौजूद होती हैं ये, ठीक है, बीट अल्फ़ा 2 रिसेप्टर्स। अब यहाँ से आ रही है क्या चीज़, एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन। अब जब ये ज़्यादा आ रही है ना, तो ये ज़्यादा जाके इधर बाइंड कर जाती है। जब इधर बाइंड कर जाती है तो ये एक सिग्नल देता है नेगेटिव, और कहता है कि मज़ीद हम लोग क्या ना करें, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन ना दें, ठीक है। तो यहाँ पे बाइंड किया और ये सिग्नल देता है कि मज़ीद एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन की रिलीज़ ना करें। तो एक किस्म का हमने एक ऐसी ड्रग दी जो जाके इधर ही बाइंड कर गई और इसने एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन को रिलीज़ को बंद कर दिया। तो इसमें हम लोग के पास होती है क्लोनिडीन एंड मिथाइल डोपा, ठीक है, क्लोनिडीन एंड मिथाइल डोपा। मिथाइल डोपा जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग प्रेग्नेंट वुमेन को देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। अच्छा जी, अब ये क्या सीन है, अब हम लोगों को ना एक चीज़ पता है पहले से कि मसल्स कॉन्ट्रैक्शन कैसे होती है। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन हमने पढ़ी हुई है, ठीक है, एक दौर में पढ़ी थी हमने मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है।
अच्छा जी, मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होती थी कि ये हो गया हमारा मसल लेट्स सपोज, तो यहाँ पे हमारे पास होते हैं क्या चीज़ इस तरह करके ना, वो पैंट्स, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे होते हैं। और उसके बाद कैल्शियम, इन नटशेल कैल्शियम जो है ना ये आता है और आके कॉन्ट्रैक्शन कराता है, कैल्शियम ने कॉन्ट्रैक्शन करा। अब अगर तो कैल्शियम अंदर आएगी ही नहीं तो फिर कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगी? कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी तो कैसे, मतलब अगर स्मूथ मसल्स हैं यहाँ पे, अगर कैल्शियम नहीं आएगा अंदर तो यहाँ क्या ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे? नहीं। अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे तो क्या ये ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होंगी? नहीं। इन हार्ट, अगर हार्ट पे देखा जाए, हार्ट पे अगर हम लोग देखें तो ये मेरा लेट्स सपोज हार्ट है, ठीक है, इसका ये एक मसल है, अगर इसके अंदर कैल्शियम जाएगी ही नहीं तो ये क्या कॉन्ट्रैक्ट करेगा? कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो क्या ये ज़ोर ज़ोर से धड़केगा? नहीं धड़केगा। तो क्या बीपी ज़्यादा होगा? नहीं होगा। ये सीन है इसका, ठीक है। अब ये देखते हैं हम लोग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ठीक है। अब इसकी दो कैटेगरीज हैं, डाईहाइड्रोपायरिडीन एंड नॉन डाईहाइड्रोपायरिडीन। अब डाई से याद रखना है हमने, डाईलेट, डाईलेट क्या करती है? आर्टरीज को, ठीक है, डाईलेट आर्टरीज। तो ये डाई से याद कर रहे ना कि आर्टरीज क्या है, क्योंकि डायलेशन, आर्टरीज में डायलेशन होगी ना, हार्ट की डायलेशन थोड़ी करनी है। हार्ट को तो बस ज़्यादा धड़कने की बजाय कम धड़कना है। अच्छा, inhibit L type calcium channels in the smooth muscles of the blood vessels. Calcium comes inside, normally क्या होता है, calcium comes inside to cause contraction, वैजो कंस्ट्रिक्शन होती है और ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। तो ये कैल्शियम चैनल्स हमने ब्लॉक कर दिए, कैल्शियम अंदर नहीं आएगा, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी, वैजो कंस्ट्रिक्शन नहीं होगी, वैजो डायलेशन हो जाएगी। ड्रग्स क्या हैं? एम्लोडिपिन, फिलोडिपिन, नाइकार्डिपिन, नाइफार्डिपिन। तो हमारे पास क्या आ गया? एक किस्म की पीन से याद रखना, जितनी भी पीन है ना ये है डाईहाइड्रोपायरिडीन्स, ठीक है। उसके बाद इसके साइड इफ़ेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, हम लोग इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी देखेंगे। इसके साइड इफ़ेक्ट्स में सबसे पहले है हमारे पास डिजीनेस, ठीक है, मतलब नींद आती है, हेडेक होता है। उसके बाद फ्लशिंग होती है, फ्लशिंग मीन्स कि हमारे पास जो फेस है वो रेड हो जाता है। उसके बाद पेरिफेरल एडीमा, एडीमा हो जाता है, हम लोगों को पता है एडीमा क्या होता है, स्वेलिंग टाइप। उसके बाद गम स्वेलिंग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसे हम लोग कहते हैं क्या? जिंजिवल हाइपरप्लेशिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेकंड टाइप होती है किनकी? कैल्शियम ब्लॉकर्स की, नॉन डाईहाइड्रोपायरिडीन्स, नॉन डाईहाइड्रोपायरिडीन्स। अच्छा, अभी तक हमने जितने भी देखे हैं ना, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है ना अल्फा ब्लॉकर ना बीटा ब्लॉकर्स। सेंट्रली एक्टिंग एडिनर्जिक ड्रग्स में भी हम लोगों के पास मिथाइल डोपाफुमन प्रेग्नेंट वुमेन में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट नॉन डाईहाइड्रोपायरिडीन्स। अब इसमें क्या? एक्ट्स एंड इनहिबिट्स द कैल्शियम चैनल्स ऑफ द हार्ट मसल्स, हार्ट पे काम कर रही हैं। ये किधर कर रही थी? ब्लड वेसल पे। ये किधर कर रही हैं? हार्ट पे, ठीक हो गया। अब इसमें हमारे पास क्या है? ये तो नाम पे भी आ गया, दिल तियाजिम, दिल तियाजिम। उसके बाद वेरा वेरापामिल, ठीक है। इनके अगर साइड इफेक्ट्स देखा जाए तो एक तो ये ब्रेडिकार्डिया करा सकता है, एक होता है टैकीकार्डिया, एक होता है ब्रेडिकार्डिया। टैकीकार्डिया क्या होता है? इंक्रीज ऑफ हार्ट रेट, और ब्रेडिकार्डिया डिक्रीज ऑफ हार्ट रेट, ठीक है। नॉर्मल अगर 40-60 दफ़ा दिल धड़कता है तो कम हो जाता है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक, कि जो वेरापोमिल है ना, ये कॉन्स्टिपेशन कॉज कर देती है। कॉन्स्टिपेशन क्यों कॉज करती है? कि ये जाके हमारे जो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, उसकी जो मूवमेंट है ना, जो बॉल की, वो उसको भी स्लो कर देती है, ठीक है। तो इसलिए कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्लिनिकली। यहाँ पे गम स्वेलिंग एंड फ्लशिंग था इंपॉर्टेंट, यहाँ कॉन्स्टिपेशन आ गया, ये मिथाइल डोपा। ये मतलब वो चीज़ें जो कि यूएस में लिखने में काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। अच्छा जी। अब इसके बाद डाईयूरेटिक्स। अच्छा जी, डाई का मतलब क्या है? डबल, ठीक है। यूरेटिक्स यूरन। तो डाईयूरेटिक्स मीन्स यूरन ज़्यादा, ठीक है। अब डिफरेंट टाइप्स होती हैं इनकी। अब यूरन ज़्यादा हो रहा है, इसका क्या मतलब है?
ब्लड में से पानी ज़्यादा निकल रहा है बॉडी में से, तो ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा है, ब्लड का वॉल्यूम कम हो रहा है, ब्लड का वॉल्यूम कम हो रहा है तो कार्डिक आउटपुट कम, कार्डिक आउटपुट कम, तो इसका मतलब इसका क्या मतलब कि ज़ाहिर सी बात है ब्लड प्रेशर कम। अच्छा, सबसे पहले डायूरेटिक्स में हमारे पास होते हैं लूप डायूरेटिक्स, ठीक है। लूप का मतलब है कि लूप ऑफ हेनले पे ये ज़्यादा काम कर रहे हैं, ठीक है। लूप ऑफ हेनले में हमारे पास जो है ना ज़्यादा इनका रोल है। सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास ड्रग है फ्यूरोसिमाइड, ठीक है। उसके बाद इसमें ये करता क्या है, डिक्रीजेज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम इन द किडनी एंड वाटर रिजॉर्प्शन को काम करते हैं। मतलब ये सारे डायूरेटिक्स एक किस्म के ऐसे ही काम कर रहे हैं कि क्या करते हैं कि ये रीअब्जॉर्प्शन सोडियम की कम कर देते हैं। मतलब ये समझो इसके अंदर हमारा यूरिन है और ये ब्लड वेसल है, तो ये यहाँ से यहाँ पे जो हम लोगों ने सोडियम और पानी को लाना था इसको क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो पानी ज़्यादा यहीं पे रहेगा यूरिन में और फिर ये बाहर बॉडी से, तो ज़्यादा सुसु तो मतलब कि ब्लड वॉल्यूम कम। अच्छा, उसके बाद पेशेंट्स जो हैं, कौन से पेशेंट्स को हम लोगों ने देना है, वॉल्यूम बेस्ड हाइपरटेंशन, मतलब जिनका वॉल्यूम बेस्ड हाइपरटेंशन, जिनमें ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा है और उनकी उसकी वजह से उनमें हाइपरटेंशन हो रही है, उसको देना है। या फिर क्रोनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट्स को हम दे सकते हैं। उसके बाद हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट जो होते हैं ना, ये होते हैं ये वाले थायोजाइड डायूरेटिक्स, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है थायोजाइड डायूरेटिक्स, हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, ये भी सेम इसी तरह, इनका ज़्यादा काम है कि अर्ली पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में इनका काम है, ठीक है। अर्ली पीसीटी में रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम इन द किडनी, बट मतलब वही काम कर रहे हैं, स्मॉलर डिग्री देन लोपियर डायूरेटिक्स, ठीक है। इट्स लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑन, अच्छा ये इसका एक तरह याद रखने वाली बात है कि इसका जो ज़्यादा यूज़ है ना, वो क्या करता है कि हमारे पास ब्लड के वॉल्यूम को कम करने के लिए ज़्यादा इतना इफेक्ट नहीं शो करता, लेकिन ये क्या करता है कि ये थायराइड इंड्यूस वेजो डायलेशन करवा देता है। वेजो डायलेशन, थायराइड क्योंकि दे रहे हैं तो थायराइड क्या कर रहा है कि वेजो डायलेशन भी करा रहा है। वेजो डायलेट का मतलब है कि ब्लड वेसल डायलेट हो रहा है, खुल रहा है, तो बीपी कम हो रहा है। समझ लगी कि ज़्यादा इसका यूज़ होगा ना तो ब्लड वॉल्यूम कम नहीं करेगा इतना, लेकिन थायराइड क्या करता है, ये वेजोडाइलेशन करवा देता है, ठीक है। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ऐसा नहीं है कि हम लोग बस सूसू के ज़रिए पानी निकाली जाएंगे तो बीपी कम हो जाएगा, नहीं, ये इसका एक और इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। ये लूप डायूरेटिक्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स, इसमें हमारे पास ट्राई अमेस्टरीन और स्पायरानोलेक्टोन, ठीक है। ये भी मतलब ना सोडियम पोटाशियम इंटर एक्सचेंज जो है ना उसको इफेक्ट करते हैं, ठीक है। एल्डोस्टेरोन के फंक्शन को ब्लॉक करते हैं, तो इस तरह से ये काम करके ना, तो वही काम है कि सूसू के ज़रिए ज़्यादा पानी बाहर एंड ब्लड प्रेशर लो। उसके बाद हमारे पास इम्पोर्टेंट तरीन हमारा टॉपिक आ गया, मतलब इम्पोर्टेंट जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट अभी तक, थायराइड डायूरेटिक्स इम्पोर्टेंट। उसके बाद कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये नॉट सो मच इम्पोर्टेंट, ठीक है। अच्छा, अब ये थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट आ गया, रेनिन एल्डोस्टेरोन एंजियोटेंसिन सिस्टम। ये मैंने पूरा पढ़ा दिया, ठीक है। पहले नॉर्मली किडनी से रेनिन आया, एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन में 1 में कन्वर्ट किया, फिर लंग से एस आया, इसने एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट किया, एंजियोटेंसिन 2 ने वैजो कंस्ट्रिक्शन कराई और एल्डोस्टेरोन की रिलीज को ज़्यादा किया। एल्डोस्टेरोन ने ज़्यादा क्या किया कि सूसू को रिटेन ज़्यादा किया, तो उस मतलब पानी को रिटेन ज़्यादा किया, तो उससे बीपी ज़्यादा। तो अब क्या सीन अच्छा जी, सबसे पहले एंजियोटेंसिनोजिन कन्वर्ट हो रही थी एंजियोटेंसिन 1 में थ्रू रेनिन। अगर हम लोग यहाँ पे रेनिन को ब्लॉक कर दें, ठीक है, यहाँ पे जो रेनिन ने आके करना था, हमने कहा ना तू नहीं करेगा, तो क्या होगा, तो ये ज़ाहिर सी बात है एंजियोटेंसिन 1 ही नहीं बनेगा, 1 नहीं बनेगा तो 2 नहीं बनेगा, 2 नहीं बनेगा तो एल्डोस्टेरोन नहीं रिलीज होगा, तो सारा कुछ हो गई। इसमें इंपॉर्टेंट ड्रग क्या है, एलिस्केरिन, ठीक है, इंपॉर्टेंट ड्रग। उसके बाद हमारे पास एस इनहिबिटर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग अपने जो पेशेंट्स हैं ना,
जो नॉर्मल कोई भी पेशेंट पीपी का आता है, हम लोग या उसको एस इनहिबिटर देते हैं, या उसे हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देते हैं, या हम उसको आगे पढ़ेंगे अब वो देते हैं, ठीक है। अब वो पढ़ते हैं आगे। एंजियोटेंसिन एस क्या कर रही थी, एस इंजाइम क्या कर रहा था, एस का मतलब क्या है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग इंजाइम, मतलब एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर रही थी, तो हमने इसको ब्लॉक कर दिया। एस इंजाइम ब्लॉक्ड तो क्या होगा, एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेगा और वो फंक्शन नहीं करेगा, ठीक है। एंड एस इनहिबिटर्स एक और काम करते हैं। एस इनहिबिटर्स जो है ना, ये ब्रैडिकाइनिन को रिलीज करते हैं। ब्रैडिकाइनिन जो होता है ना, ये क्या करता है, वैजोडाइलेशन। ब्रैडिकाइनिन कॉजेज वैजोडाइलेशन, और इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड और प्रोस्टासाइक्लिन जो है ना, वो हमारे पास रिलीज होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, वैजोडाइलेशन। ब्रैडिकाइनिन रिलीज नाइट्रिक ऑक्साइड एंड प्रोस्टासाइक्लिन विच बोथ काजेस वैजोडाइलेशन, ठीक है, समझ लगी। एस इनहिबिटर्स दिए, ब्रैडिकाइनिन ज़्यादा, नाइट्रिक ऑक्साइड ज़्यादा, प्रोस्टासाइक्लिन ज़्यादा, ये ज़्यादा, तो वैजोडाइलेशन। इसमें हमारे पास है बेनाजेप्रिल, कैप्टोप्रिल, एनालोप्रिल, लिसिपनोप्रिल, क्विनोप्रिल, प्रिल, ठीक है। इसके बाद है अर्ब्स का क्या मतलब है, एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स। ये क्या सीन है हमारे पास, मैंने कहा एंजियोटेंसिन जो है ना, ये दो काम करती है। एक ये करती है वैजो कंस्ट्रिक्शन। अच्छा, अब ये मेरे पास लेट्स सपोज मेरा ब्लड वेसल है, ये उसके स्मूथ मसल है, ठीक है। अब इसने जाना है जाके यहाँ पे बाइंड करना है और क्या करानी है, वैजो कंस्ट्रिक्शन। क्या है यहाँ पे, रिसेप्टर्स 81 रिसेप्टर्स, ठीक है, 81 रिसेप्टर्स। अब उसके साथ इसने जाके बाइंड करना था। अगर यहाँ पे मैं इनको ब्लॉक कर दूँ, एंजियोटेंसिन जाके यहाँ पे बाइंड ही नहीं करेगी और कुछ करेगी नहीं। किडनी में भी अगर ये मैं दे दूँ, किडनी में इसने क्या करना था, एल्डोस्टेरोन को रिलीज कराना था, एल्डोस्टेरोन भी रिलीज नहीं होगा। तो अब ये हो क्या रहा है इन अ नट शेल, हम लोगों ने एंजियोटेंसिन 2 को ब्लॉक कर दिया। एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर अर्ब्स, और सारा काम नहीं हो रहा फिर जो आगे होना था। इसमें हम लोगों के पास क्या है, कैंडिस्टा कैंडिसार्टन, लर्बीसार्टन, लोसार्टन, ओलेमस्टार्टन, वोलसार्टन, ठीक है। सार्टन, ठीक है, सार्टन याद कर लेना। सार्टन हो गया, प्रिल हो गया। साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, हाइपर कैलीमिया, ये सारे की मैं बात कर रहा हूँ, लूप डायूरेटिक्स की। और इन सारे जितने भी हैं ना, इन सब क्या कर रहे थे हमारे पास, सोडियम को रिटेन करता है ना नॉर्मली ये सब, एल्डोस्टेरोन। तो इन सब के देने से हमारे पास क्या हुआ है कि कैल्शियम जो है ना, ये हम लोग बॉडी में ज़्यादा हो रहा है, और सोडियम बॉडी में ज़्यादा नहीं हो रहा, कम हो रहा है, तो हाइपर कैलीमिया आ सकता है। और एस इनहिबिटर जो है ना, ये ड्राई कफ और एंजियोडीमा भी कर सकते हैं। ड्राई कफ मतलब कि पता ही है ड्राई। अच्छा, उसके बाद हमारे पास कुछ अलग ड्रग्स हैं, कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो कि इन ग्रुप्स में नहीं आती। ग्रुप्स हमारे सब हो गए हैं। ये अदर ड्रग्स हैं जिनके ज़रा डिफरेंट फंक्शन हैं, ठीक है, वो भी देख लेते हैं। एक ड्रग है बोसेंटन, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ड्रग है। अच्छा, अब ये क्या करती है हमारे पास, कंपेटिटिव इनहिबिटर ऑफ एंडोथिलिन 1। अच्छा, अब मेरे पास मैं बताता हूँ क्या होता है। ये मेरे पास है ब्लड वेसल, इसके ये है हमारे पास एंडोथीलियल सेल्स रिलीज करते हैं एक स्पेशल केमिकल, एंडोथिलिन क्या करवाता है, वैजो कंस्ट्रिक्शन। एंडोथिलिन ने क्या करा है, वैजो कंस्ट्रिक्शन। तो अगर ये कंपेटिटिव इनहिबिटर है, एंडोथिलिन 1 को इसने इनहिबिट कर दिया है, जो कि वैजो कंस्ट्रिक्शन करा रहा था, तो क्या होगा, वैजो कंस्ट्रिक्शन नहीं होगी, ठीक है। इसको हम लोग ज़्यादातर देते हैं पल्मोनरी हाइपरटेंशन के लिए, ठीक है, ये याद, ये इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। पल्मोनरी हाइपरटेंशन में हम क्या देंगे, बोसेंटन, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास फिनोल डोपाम, ठीक है। इसमें हम फिनोल और डोपाम से हम लोग डोपामीन कर लेते हैं।
अच्छा, अब ये जो डोपामीन है ना, ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकली क्या करता है, जाके हमारे पास ना ब्लड वेसल्स पे बाइंड करता है, जो स्मूथ मसल्स के, ठीक है, स्मूथ मसल ब्लड वेसल्स के स्मूथ मसल्स पे बाइंड करके क्या कराता है, वेजोडाइलेशन, क्या कराता है, वेजोडाइलेशन। तो अल्हम्दुलिल्लाह, नॉर्मली क्या करा रहा है, वेजोडाइलेशन। तो हम लोगों ने क्या किया, सेलेक्टिव डोपामीन 1 रिसेप्टर एगोनिस्ट दिए हैं, जो कि क्या कर रहे हैं, डोपामीन जो काम करती है वो ही करती है। तो ये डोपामीन ने क्या किया, हमने वेजो डायलेशन, तो ये भी क्या करती है, वेजो डायलेशन। वेजो डायलेशन होगी तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर कम। उसके बाद हमारे पास होते हैं नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी हम लोग आम पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा देते हैं। कभी देखा किसी को मतलब ब्लड प्रेशर का, हाई ब्लड प्रेशर हो जाए, हार्ट अटैक आ जाए, तो फ़ौरन हम लोग उसे नाइट्रोग्लिसरीन जुबान के नीचे, ये वो चीज़ है, नाइट्रोग्लिसरीन एंड नाइट्रोप्रूसाइड, ठीक है। अब हम लोग को पता है कि ये लेट्स सपोज मेरा ब्लड वेसल है, इसकी मैंने एक बात की कि यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होती है, क्या कराती है, वेजो डायलेशन। तो यही हम लोग दे रहे हैं एक किस्म के, ये जो नाइट्रोग्लिसरीन है, नाइट्रोप्रूसाइड है, ये सब क्या है, एक किस्म का सक्रीट करते हैं या रिलीज करते हैं या बन जाते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। तो उससे क्या हो जाता है, पोटेंट वेजोडाइलेशन, एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, पोटेंट वेजोडाइलेटर्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अभी और भी इम्पोर्टेंट एक ड्रग पड़ी हुई है, जो कि है हाइड्रोलाजीन। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हाइड्रोलाजीन जो है ना, ये क्या करती है, ये हमारे पास ना स्मूथ मसल्स की रिलैक्सेंट है, ठीक है, स्मूथ मसल्स की रिलैक्सेंट है। अच्छा, ये क्या करती है हमारे पास, जो स्मूथ मसल्स को इसने, ये काम कहाँ करती है, आर्टरीज पे, ठीक है, ये याद रखना है। हाइड्र, फिर आ ब्लू से लिखा हुआ है, फिर एल, फिर आ, फिर जीन, ठीक है। अब ये एक ए का मतलब है आर्टरीज, और एक का मतलब है आफ्टर लोड डिक्रीज करना। आफ्टर लोड क्या होता है कि हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्शन है और ब्लड जो वो बाहर भेजते हैं, उसको आफ्टर लोड कहते हैं। तो ये उसको कम करते हैं, आफ्टर लोड डिक्रीजेज आफ्टर लोड, सो कैन कॉज टैकीकार्डिया। हाँ, इसका ये एक साइड इफेक्ट है कि टैकीकार्डिया कॉज कर सकता है। किस तरह, मतलब इसने एक किस्म का क्या किया, ब्लड वेसल्स को आफ्टर लोड कम कर दिया, कि जो ब्लड बाहर जाना था वो कम हो गया। तो बॉडी का समझता है कि यार शायद ना हार्ट जो है ना वो कम ब्लड पंप कर रहा है, तो ऐसा करते हैं कि हार्ट की पंपिंग ज़्यादा कर देते हैं। तो ये किस्म का यूएसएमएल बेस्ड क्वेश्चन है कि ये क्या कर सकता है, टैकीकार्डिया। तो मेन इंपॉर्टेंट हमारा क्या है, हाइड्रोलाजीन कहाँ काम कर रहा है, आर्टरीज पे क्या करा रहा है, रिलैक्सेशन। और ये कराता है एक किस्म का कैल्शियम से ही मिलता जुलता है, कि कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक करना, लेकिन इसको अलग ही रखते हैं हम लोग, क्योंकि अभी इसका प्रॉपर काम जो है ना वो आइडेंटिफाई नहीं हुआ। तो बस, डन।